नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कोरोना के खिलाफ जंग की। आप जानते ही हैं हम चौथे लॉकडाउन में हैं। 1,10,000 से भी ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है कोरोना संक्रमण का। चीन से तो हम आगे निकल गए थे, अब इटली से भी आगे निकल गए हैं। 5वें नंबर पर हमारा संक्रमण आ गया है दुनिया भर में। तो ऐसे में उम्मीद क्या लगाई जाती है, करना हमें क्या चाहिए? बड़ा बेसिक सा कॉमन सेंस का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप कहेंगे अरे भाई सबको साथ मिलना होगा, मिलकर एकजुट होकर कदम ताल करके सभी को, हर देशवासी को कंधे से कंधा मिलाकर इस संकट काल, इस संक्रमण काल में कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी होगी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। 60 दिन होने को आए लॉकडाउन को, 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन इन 2 महीनों में हमारी कोरोना के खिलाफ जंग अलग अलग रूप अख्तियार करती जा रही है। पहले मरकज की बात उठी, बड़ा हिंदू मुसलमान हुआ, जात पात की बात, मजदूरों की बात होने लगी। अब क्या हो रहा है? हर बात पर, हर पहलू पर, वो ट्रेन चलाने की बात हो, वो बस चलाने की बात हो, वो 20,97,000 करोड़ के राहत पैकेज की बात हो जिसमें राज्यों को कितना मिलेगा, हर बात में केंद्र बनाम राज्य। और इसको भी मैं और क्वालिफाई कर दूं, सत्ताधारी बीजेपी बनाम विपक्ष हर बात में होता जा रहा है। हर बात में कोई सवाल पूछा जाए, सवाल का पलट जवाब मिलता है कि उस राज्य में क्या हो रहा है, वहां पर यह क्यों नहीं किया जा रहा। राज्य पलटकर कहते हैं हमें पैसा नहीं दिया जा रहा, केंद्र सरकार हमें पूरा सहयोग नहीं कर रही है, केंद्र सरकार हमसे सलाह मशवरा नहीं कर रही है। क्या हम ऐसे कोरोना से जंग लड़ेंगे? ये तितर बितर होकर इस फूट के माहौल में क्या हम कोरोना को जवाब दे पाएंगे? मैं एक एक करके आपको बयान सुनवाऊंगा, चाहे वो रेल से जुड़े हों, बस से जुड़े हों, हिंदू मुसलमान किस तरह से किया जाता है, तमाम बयान आपको मैं सुनवाऊंगा जैसे जैसे इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप चर्चा का मर्म समझ गए हैं। और ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या कोरोना काल में खत्म हो जाएगी विपक्ष की डिस्टेंसिंग? एक तो सत्ता पक्ष विपक्ष से दूरी बना रहा है और एक विपक्ष भी बिखरा हुआ है। दोनों चीजें इस सवाल में जुड़ी हुई हैं। और क्या मोदी सरकार को चुनौती दे पाएगा विपक्ष? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा मेरे साथ हैं, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके युवा चेहरा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता। और ये सुधांशु की तरह वो वाले डॉक्टर नहीं, सुधांशु पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, ये असल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजय आलोक। मेरे साथ महेश तिवारी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, और शिवसेना की भी हम चर्चा करने वाले हैं। कल सोनिया गांधी ने एक बैठक बुलाई है विपक्षी दलों की, और उसमें पहली दफा उद्धव ठाकरे शिरकत कर रहे हैं। तो विपक्षी एकता के क्या मायने हैं, यह भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ ए के वाजपेयी, एलजेपी एक और घटक है, सरकार की अहम घटक है, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए के वाजपेयी मेरे साथ हैं। और चिराग पासवान का अभी एक बयान आया है, उस पर मैं इनकी राय, इनकी टिप्पणी चाहूंगा। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ हैं। लेकिन सुधांशु, इससे पहले कि मैं बयान सुनवाऊं, मेरा सवाल, सीधा सवाल, यह कोरोना काल है, हम मिलकर कोरोना से लड़ेंगे या हम आपस में भिड़ेंगे? हम तो आपस में भिड़े हुए हैं। अगर मैं ये कहूं गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, आपने सही बात कही कि जिस प्रकार की व्यापक चुनौती है इस संपूर्ण विश्व में, उस चुनौती से निपटने के लिए देश के अंदर भी एक व्यापक एकजुटता चाहिए। अभी आपने अपनी कमेंट्री में जो संदीप जी कहा कि भारत में ये समस्या है, उसमें एक और बात जोड़ देता हूं। हम इकलौते देश हैं पूरे दुनिया में जहां सुरक्षा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों पर बाकायदा हमले हुए, और इस तरह हमले डॉक्टरों पे हुए कि हमें अध्यादेश लाना पड़ा। ये भी ऐड कर लीजिए। दूसरा, अभी आपने अपनी कमेंट्री में कहा कि हमने इटली को पीछे छोड़ दिया, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इटली एक ऐसा देश था जहां की सरकार ने भारी गलती की,
आपको याद हो, हक चाइनीज कैंपेन चला दिया था कि मैं चाइनीज मनुष्य हूं, मैं वायरस नहीं हूं, और जिसकी वजह से वहां व्यापक रूप से कोरोना फैल गया। अगर आप एक बयान दिखाइए इटली के किसी विपक्षी दल का जो इस संकट काल में उसने सरकार के ऊपर चुनौती दी। हम कह रहे हैं विपक्ष की सकारात्मक आलोचना का हम स्वागत करते हैं, समस्या जानते क्या है? यहां पर कांग्रेस एक दुविधा में आ गई। वो देश के कई महत्वपूर्ण राज्यों में सत्ताधारी दल है, केंद्र में वो विपक्षी दल है, तो वो तय नहीं कर पा रही है कहां वो विपक्ष की भूमिका में, कहां सत्ता की भूमिका में। सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, देश का सबसे समृद्ध राज्य कौन है? महाराष्ट्र, जहां देश की आर्थिक राजधानी है। आप ना हमको क्रेडिट दीजिए ना हमारी बात मानिए, आप वहां इंप्लीमेंट करके दिखा दीजिए कि देखिए साहब ये हमारा मॉडल है। मैं यही तो कह रहा हूं, सब मिलकर क्यों नहीं चलते? सुधांशु त्रिवेदी, यही तो बात मैं कह रहा हूं। कल आप ही के सहयोगी, आप ही के एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राज्य में इंप्लीमेंट करके दिखा दे। वो शुद्ध विपक्षी दल नहीं है, वो अनेक जगहों पे सत्ताधारी है। तो ये तय नहीं कर पा रहे कि वो सत्ताधारी दल की भूमिका नहीं, मैं ये कह रहा हूं सब भूमिका ओवर पावर हो गई। सत्ता जो सत्ता में है वो विपक्ष पर उंगली उठाता है, जहां विपक्ष सत्ता में है वो विपक्ष पर यानी कि बीजेपी पर उंगली उठाती है। ये खेल क्यों खेल रहे हो सुधांशु? चक्कर, यही तो बात मैं पूछ रहा हूं। कल आपके सहयोगी नलिन कोहली मेरे इसी कार्यक्रम पर थे और नलिन कोहली ने क्या कहा, मैं दोबारा बयान नहीं सुनवाना चाहता, मैं कह रहा हूं तो आप उसे फेस वैल्यू पर लेंगे। नलिन कोहली से मैंने सवाल पूछा मजदूर घर क्यों नहीं पहुंच पा रहे? नलिन कोहली का सीधा जवाब कि नहीं ये तो राज्यों की जिम्मेदारी है। अब मजदूर घर तक पहुंचेंगे ये राज्यों की जिम्मेदारी है क्या? ये सबकी जिम्मेदारी है। मजदूर कहना भी उनका अपमान है, वो देशवासी हैं, वो राष्ट्र निर्माता हैं, पर घर नहीं पहुंच पा रहे और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, जिम्मेदारी किसकी है? अरे हम सबकी है ना, ये क्यों नहीं मान लेते हम? आपने बिल्कुल सही बात कही है, मगर तकनीकी स्थिति है कि भेजने वाले राज्य और पहुंचने वाले राज्य दोनों की सहमति होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। अभी ओपन टू ऑल नहीं है, जैसे हम लोग पहले पे गाड़ी उठा के कोई कहीं से पहुंच गया। प्राइवेट गाड़ी में जाना है तो परमिट लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको भी दूसरे राज्य जाना है तो आप अपने राज्य से लेटर लिखवाते, वहां से सहमति होने के बाद आप जा सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो इसीलिए तो हम कहना चाहते हैं कि इसमें कोई राजनीति मत करिए, राज्य सरकारों के थ्रू लिखवाइए। अगर कहीं राज्य सरकार कोई समस्या उत्पन्न करे तो बताइए, पर यहाँ समस्या ये है कि राजनीति कैसे होती है? आपने बड़ी अच्छी बात कही सुधांशु, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर राजनीति कैसे होती है? आप रेलवे का ही जिक्र कर रहे थे ना कि राज्य केंद्र साथ में हो जाएं। पीयूष गोयल जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था? पहले वो सुनवा देता हूं, फिर सवाल पूछूंगा। सुनिए क्या बोले पीयूष गोयल। हमने 1200 ट्रेनें रिजर्व कर दी हैं, उनको बाकी कामों से निकाल के 1200 ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रखी हैं, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं रोज। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। अब देखिए जो राज्य गिनवाए, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, यहां पर तीनों में कांग्रेस की सीधे सीधे सरकार है या साझा सरकार में कांग्रेस शामिल है। आपने पश्चिम बंगाल का नाम ले दिया, ये एक हफ्ते पहले का बयान है सुधांशु त्रिवेदी। उसके बाद कंसेंट की जरूरत ही नहीं, केंद्र ने कह दिया हम भेज देंगे। अब 200 नॉन एसी ट्रेन चलाने की भी बात हो रही है। ये राजनीतिक द्वंद्व क्यों? नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दूं। तो देखिए ऐसा है, केंद्र रेलगाड़ी मुहैया करे, पर भेजने वाले और रिसीव करने वाले राज्य की सहमति चाहिए, तभी रेलगाड़ी जाती है, वरना अगर रिसीव करने वाला राज्य नहीं ले रहा तो अब दूसरी बात मैं कहता हूं। चलिए आप पीयूष गोयल के बयान पर जो विचार रखना चाहे रख लीजिए, पर अभी ये बताइए सबसे ज्यादा मजदूरों की समस्या किन राज्यों में है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? सिर्फ एक मध्य प्रदेश ही तो हमारा शासित है। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ आने में कौन सी रोक है भाई? तेलंगाना से छत्तीसगढ़ आने में कौन सी समस्या है? छत्तीसगढ़ से झारखंड जाने में कौन सी समस्या है? पश्चिम बंगाल से झारखंड जाने में कौन सी समस्या है? अरे उन राज्यों में देख लीजिए ना जहां मजदूर की समस्या ज्यादा है। एक राज्य छोड़ के 4 राज्य तो सारे मिलकर लड़ेंगे ना। मेरा सवाल तो यही है। नहीं, हम पे आरोप जो लगाना हो लगा लीजिए ना। आपके अपने शासित राज्यों में क्या समस्या? भाई महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ जाने में क्या समस्या है? दोनों आपके शासित राज्य हैं। वहां से झारखंड जाने में क्या समस्या है? छत्तीसगढ़ से झारखंड
दोनों आपके शासित राज्य हैं। इसका पवन जवाब खेड़ा दीजिए। रिस्पॉन्ड कीजिए सर। पवन खेड़ा स्क्रीन पर। पवन खेड़ा, भाई साथ मिलकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती क्या? या पहले राजनीतिक लड़ाई लड़ोगे उसके बाद कोरोना से लड़ाई होगी? के पत्र कोविड शुरू हुआ, कोविड के बारे में जब चर्चा शुरू हुई और पहले पत्र में ही एक कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए गए कि इस तरीके से हमें करना चाहिए। कई बार मांग की गई कि आप विपक्षी दलों के साथ बैठक बुलाइए, मानी गई वो मांग, लेकिन काफी देर बाद सुझाव भी माने गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपने जिस दिन 4 घंटे का समय दिया कि आज रात को 12 बजे से लॉकडाउन होगा, उससे 5-6 दिन पहले अगर आप तमाम मुख्यमंत्रियों से, विपक्षी दलों से बैठक कर लेते, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेते, तो प्रवासी मजदूरों की जो स्थिति हुई वो नहीं होती। नहीं, मैं पलट तो कर आपको बीच में जो रोक रहा 5,000 हूं, बीच में रोक रहा हूं पवन, एक सेकंड के लिए बीच में रोक रहा एक लाइन। हूं। हाँ बोलिए, पहले खत्म एक ही लाइन में कीजिए, बहुत जरूरी है आपसे एक सवाल करना। नहीं, आप ये बताइए, जो 5,000 नोटिफिकेशन बार बार, नहीं वो जो कल निकाला था वो गलत है, आज वाला सही है, तो इतने निकालने पड़े आपको। क्यों निकालने पड़े? क्योंकि आपने पहले चर्चा करना उचित नहीं समझा। आप व्यस्त थे मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में, जब पूरा विश्व देख रहा था कि सरकार, भारत कर क्या रहा, तब आप मध्य प्रदेश में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स खेल रहे थे, कर्नाटक में जा रहे थे, वहां के लिए हवाई जहाज भी थे, चार्टर प्लेन भी थे। लेकिन मजदूरों की बसों की अगर आप तब, या ट्रेन की अगर आप तब चर्चा कर लेते, तो 4 दिन 5 दिन में आप काफी हद तक। तो आप कह रहे हैं सरकार चर्चा करती, पर मेरा सवाल देखिए, मैं चला भी रहा हूं यहां पर फ्लैश। कल आपकी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं की एक बैठक बुलाई है। कौन कौन नेता होंगे? उद्धव ठाकरे पहली बार सोनिया गांधी की किसी बैठक में शामिल होने वाले हैं, ये बड़ी खबर होगी कल की। एनसीपी के सर्वे सर्वा शरद पवार उसमें हैं, जीतन राम मांझी हैं, तमाम लोगों की फेहरिस्त मैं ऊपर पट्टी पर चला रहा हूं, हेमंत सोरेन। पर मेरा सवाल यह है पवन खेड़ा, आप कहते हैं सरकार ने हमसे बात नहीं की, विपक्ष ने आपस में बात की। विपक्ष भी तो छितरा हुआ था, आप भी तो अपनी राजनीति में मशगूल थे। ये जो आरोप लगता है कि हम राजनीति में मशगूल थे, इसी दिन इस पे आप खुलासा करिएगा कौन सी राजनीति। अगर मजदूरों की बात करना राजनीति है तो यही, इसीलिए तो हम राजनीति में हैं। और किस लिए हम राजनीति में? मैं तो आप पर आरोप नहीं लगाता कि आप पत्रकारिता में मशगूल थे। आप बिल्कुल सही अपना पेशे के प्रति न्याय कर रहे हैं, हम अपने पेशे के प्रति न्याय कर रहे हैं। नहीं, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं, मैं ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता पवन खेड़ा, आप मुझे जानते हैं। ये मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया कि राजनीति में मशगूल थे, 1 मिनट, उसका मैं उसकी एक वानगी आपको दिखाता हूं। 23 मई 2018, आज से 2 साल पहले आपको लिए चलता हूं, तस्वीरें दिखाइए पीसीआर। बेंगलुरु में कुमारास्वामी की ताजपोशी थी, पूरे मीडिया में चर्चाएं इसी बात को लेकर थी कि देखिए विपक्ष एकजुट हो गया, लामबंद हो गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, डी राजा, चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार, तेजस्वी यादव, तमाम लोग थे मंच पर। फिर क्या हुआ? कहां गई वो विपक्षी एका? उसके बाद एक और तस्वीर दिखाता हूं, 29 दिसंबर 2019 लोकसभा चुनाव तक सब कुछ काफुर, कोई एकता नहीं थी। अब मैं दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, यह है हेमंत सोरेन की ताजपोशी, और यहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं थी, तबीयत नासाज चल रही थी, अशोक गहलोत, ममता बनर्जी, केजरीवाल नहीं गए, संजय सिंह को भेजा, तेजस्वी यादव, शरद यादव, स्टालिन, डी राजा। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष एकजुट नहीं होता। किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा होता है कमजोर, बिखरा हुआ, छितरा हुआ विपक्ष। इसीलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किए। आप राजनीति में मशगूल थे, एकजुट नहीं हो रहे हैं, आज भी नहीं हो रहे हैं, अब कल शुरू करेंगे कवायद। संदीप जी, लोकसभा का चुनाव 3.25 साल बाद, चुनाव के लिए विपक्ष एक हो, वो वक्त ही नहीं है अभी। इस बारे में सोचना भी मुझे लगता है पाप होगा किसी भी राजनीतिक। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, कोरोना को लेकर सरकार के साथ समन्वय में। एक लाइन
संदीप जी मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए जी। कृपया करके, मैं बोलिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। जी आज जब केरला को 315 मरीज जब मिलते हैं कोविड के, तो उसको दिए जाते हैं 157 करोड़। गुजरात में जब 22 मरीज मिलते हैं उनको मिलते हैं 162 करोड़। आप बताइए हमें इकट्ठे होकर बात करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? उड़ीसा और बंगाल की कल जो हालत हुई है साइक्लोन के चलते, अगर आज हम इकट्ठे होकर बात नहीं करेंगे तो ये तमाम लोग जो कोविड से परेशान हैं, प्रवासी मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो कल के साइक्लोन के विक्टिम्स हैं, वो क्या हमें माफ करेंगे? हम कोई चुनाव जीतने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, हम इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि ये देश का मजदूर नहीं दैट इज हारता है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। पवन खेड़ा, 2 महीने लग गए आपको एकजुट होने में। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सब आपस में टच में रहे। और ये कह देना सुधांशु जी के लिए बड़ा आसान है कि महाराष्ट्र से झारखंड क्यों नहीं चले जाते मजदूर। आपको मालूम है इंटर स्टेट मूवमेंट के ऊपर कितने नियम निकाले गृह मंत्रालय ने? वो नियम गिनते गिनते आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। बोलना बड़ा आसान है कि मजदूरों को महाराष्ट्र से झारखंड भेज दीजिए। इंटर स्टेट मूवमेंट, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, आपने तो बिना राज्यों से पूछे जोन्स डिक्लेयर कर दिए थे। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन तो आपने राज्यों से पूछना तक उचित नहीं समझा था। अब यहां आकर भाषण दे रहे हैं कि महाराष्ट्र वालों को भेज दो झारखंड, क्यों नहीं, दोनों की सरकारें एक हैं। क्या तरीका है आपका? मजाक कर रहे हैं इस बात को लेकर? नहीं, ये इतना मजाक तो गंभीर बहुत विषय है चीजों कि पर हो रहा है। मजाक मजाक की जी एक और बिल्कुल बांधी, नहीं एक मिनट पवन, मैंने आपको वक्त दिया। मजाक तो कैसे हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं, सिर्फ मुझे रखिए स्क्रीन पर। मजाक तो बसों को लेकर भी हो रहा है। मैंने 2 दिन कार्यक्रम किया कि बस करो भैया, बस पर राजनीति मत करो। वो राजनीति अभी तक चल रही है। कल वो बसें भी वापस चली गई, उनमें कबाड़ थी, फर्जीवाड़ा था, घोटाला था। गलती किसकी है? आप यही इसी बात को लेकर सिर खुजाते रहिए। लेकिन ए.के. वाजपेयी आज एक और बयान आ गया है इस बात को लेकर, और यहां पर देखिए राजनीति कैसे होती है। मायावती ने कांग्रेस को ही नसीहत दे दी कि बचकानी हरकतें मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए इस पर। लेकिन आप ही के अब सर्वे सर्वा, अगर मैं कहूं, आपकी पार्टी के चिराग पासवान, उन्होंने योगी सरकार को क्या नसीहत दे डाली इस बस पॉलिटिक्स पर? सुनिए। इस पे मैं ईमानदारी से कबूल करूंगा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे सबको चिंतन करने की जरूरत है। ये एक संकट काल है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, कभी ऐसी परिस्थिति बनी नहीं थी। और संकट काल में मुझे लगता है कि थोड़े से नियम कायदे कानून को हम लोग को रिलैक्स करने की जरूरत है। हम लोग को इतना एडमेंट मुझे नहीं लगता होना उचित है। इस वक्त जो लोग सड़क पर हैं उनको राहत मिलने की जरूरत है। ये नसीहत दे दी, आप जिद पे अड़े हुए हैं। और देखिए कमाल की बात यह है, विपक्ष में इतना समर्थन कांग्रेस को नहीं मिला, आप समर्थन कर रहे हैं। आप योगी आदित्यनाथ को नसीहत दे रहे हैं कि अब यह वक्त थोड़ा है कि कागज पत्रे आप चेक करते घूमेंगे। नहीं तो इसमें क्या गलत कहा है? चिराग बाबू ने तो कोई गलत तो मतलब योगी आदित्यनाथ ने नहीं गलत किया ना? नहीं गलत नहीं ये है। राजनीति इसको गलत ऐसे- थी ना? देखिए इसको, ये हमने कोई जो तथ्य है उसको पेश किया है। हाँ। कि भाई ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में अपना तथ्य फंसे ये हैं। है नहीं, कि नहीं, मजदूर एक पिस रहा है अरे अब आपकी सुनो तो राजनीतिक सही। लड़ाई में। संदीप जी सुन तो लो। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, उनका मकसद ये कहने का है कि ब्यूरोक्रेटिक का जो सेटअप है उस जाल में फंस के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए, फलाना करिए, मेडिकल चेकअप होएगा, ये होगा। मतलब वो चाहते हैं कि मजदूरों की मदद हो और वो सबको करनी चाहिए। चाहे ये हम भी बार बार इसी बात तो को योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहे ना, यही तो बोल रहे हैं चिराग पासवान। योगी आदित्यनाथ बस लेने को तैयार थे, अब तो बस कहां चली गई। तैयार थे? बस चली गई। आप कह रहे हैं कि अच्छा, बस ले लेंगे, पर हम ये पहले डिटेलिंग करेंगे। एक बात बताओ, बसें हाँ। किसकी थी वो? हाँ, बसें राजस्थान सरकार की थी। हाँ। राजस्थान सरकार ने चिट्ठी लिख के क्यों नहीं कह दी 1 सेकंड में कि भाई हम इतनी बसें आपको ऑफर कर रहे हैं? हो जाता आराम से। लेकिन राजनीति तो कांग्रेस ने शुरू की। चिराग पासवान की पूरी अरे बात भाई से हम आप उनके इत्तेफाक साथ हैं, रखते वो हैं कि हमारे नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। वही लाइन देते हैं जो हम बोलते हैं। नहीं, अभी रामविलास पासवान शाम को कुछ और अरे लाइन तो नहीं कर देखिए, देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे वो नहीं, सब पे वही तो लागू मैं है। कह रहा हूं। बाकायदा लागू तो है। मतलब राजनीति और हावी है ना? नहीं
उनकी राजनीतिक लड़ाई के चलते बसें वापस गई, यही तो कह रहे हैं चिराग पासवान। क्या कह रहे हैं? चिराग राजनीति कांग्रेस ने शुरू की, हाँ। लेकिन अगर कोई बसें दे रहा है तो चिराग बाबू का कहना है कि बसें लेके मजदूरों को भेज देते, इसमें कहां दे रहे? लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिक का जो सिस्टम है, फिटनेस लाओगे, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, टायर ठीक है कि नहीं, और वो उसके चक्कर में फंस के ये राजनीति का फायदा कांग्रेस लेना चाहती थी, जिसको सबने कंडेम किया और अल्टीमेटली एक्सपोज हो गए। एक बात मैं पूछता हूं आपसे कि जब कोटा में स्टूडेंट फंसे थे तो ये कहां चले गए थे? इनकी बसें राजस्थान में ही फंसे थे ना। यूपी के योगी आदित्यनाथ ने ही बसें भेज के बुलवाया था उनको सबसे पहले, जब बड़ा क्रिटिसाइज हुआ था। देखिए, चीजों को सही संदर्भ में रखने की जरूरत है। हमारी लड़ाई कोरोना से है। आप कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई कहां है? महेश तिवारी, क्या लेना देना है? एक मिनट महेश तिवारी, एक मिनट महेश तिवारी, हमारी लड़ाई कोरोना से है क्या? मुझे नहीं लगता, माफी के साथ सारे पैनलिस्ट को कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं। हम तो आपस में लड़ रहे हैं। आप केंद्र पर तीर दागेंगे, तीर चलाएंगे, बंदूक दागेंगे, केंद्र आप पर सवाल करेगा, बीजेपी आपसे पूछेगी, आप कहेंगे बस नहीं चल रही है तो आपसे पूछा जाएगा महाराष्ट्र से कितनी बस चली। 16 आदमी औरंगाबाद में अगर कट गए तो वो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जा रहे थे। भाई यही गिनवाते रहेंगे क्या हम? बातें कहना चाहूंगा, और जो बहुत महत्वपूर्ण है इस स्थिति में जहां पर पूरा देश कोरोना की मार से जूझ रहा है। क्योंकि मैं वक्तव्य सुन नहीं पाया, क्योंकि हमारे ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं सुधांशु जी का वक्तव्य सुन नहीं पाया था, इसलिए मैं उत्तर देने के बजाय मैं सवाल करना चाहूंगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना। आप ये बताइए, जब माननीय उद्धव ठाकरे जी ने 22 अप्रैल से यह कह दिया कि केंद्र सरकार को स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए माइग्रेंट वर्कर को जाने के लिए, अब आप मुझे ये बताइए, अभी तक इनके पास बहाना यह था कि हमें स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है ट्रेन चलाने के लिए। अब मैं सवाल करना चाहता हूं कि यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बिहार में बीजेपी अलाइड गवर्नमेंट है, इन दोनों स्टेट से मैक्सिमम जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं। अब आप मुझे यह बताइए कि इन दोनों स्टेट्स को ट्रेन चलाने के लिए किसकी परमिशन की जरूरत है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है? अगर यूपी गवर्नमेंट अगर परमिशन नहीं दे रही है ट्रेन चलाने के लिए, बिहार गवर्नमेंट नहीं दे रही है ट्रेन चलाने के लिए, तो उसमें रिस्पांसिबिलिटी केंद्र सरकार, यूपी गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट तीनों की आती है। महाराष्ट्र सरकार ने 11,337 बसेस को ऑपरेट किया जो इंटर स्टेट सर्विसेज बसेस हैं। उसके अलावा उन्होंने 22 अप्रैल से ये रिपीटेड डिमांड की केंद्र सरकार से कि हमें ट्रेन चलाने की अनुमति एक दिक्कत महेश तिवारी, एक मिनट सुनिए मेरी बात, इसमें एक बड़ी दिक्कत महेश तिवारी, ये भी महेश तिवारी, आप ये बताइए, टेक्निकल पेज लेके आ जाओगे कि आप बताइए ये कैसे महेश तिवारी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं एक आई ओपनिंग स्टेटमेंट देना चाहता हूं संदीप जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मैं एक आई ओपनिंग स्टेटमेंट देना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने माइग्रेंट वर्कर के लिए सुविधाएं मुहैया करवाई हैं, किसी भी स्टेट में आज तक नहीं हो पाई है। ना मेरी आंखें नहीं खुली है, कोई आई ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं है। हमने लगभग 4 लाख मुद्दे की बात पर आइए, मुद्दे की बात पर आइए। महेश तिवारी, महेश तिवारी, महेश तिवारी, महेश तिवारी, और दूसरी बात ले लीजिए महेश तिवारी, आप सवाल नहीं सुनेंगे तो रहने दीजिए, रहने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको सवाल नहीं सुनना है, ये कोई चुनावी रैली थोड़ा चल रही है, मुद्दे की बात हो रही है। यहां पर मुझे यह बताइए अजय आलोक, मैं इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। अभी 20,97,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई, लेकिन हो क्या रहा है कि राज्य सरकारें कह रही हैं हमें क्या पैसा मिला। आज की ही बड़ी खबर है कि आप मार्केट बोरोइंग्स कर सकते हैं, 3% तक जो आपकी सकल घरेलू उत्पाद है उसका आप मार्केट से उठा सकते हैं, उसे 5% कर दिया। आज अमित मित्रा वित्त मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, थॉमस आइजैक हैं केरला के वित्त मंत्री हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR, सबके बयान आए हैं कि भैया हमें पैसा नहीं ले पा रहे हैं। एक तो केंद्र हमें पैसा नहीं दे रहा, ऊपर से हम मार्केट बोरोइंग्स नहीं कर पा रहे हैं। हम कोरोना से लड़ेंगे तो लड़ेंगे कैसे? ये लड़ाई देखो कितने लेवल्स पर चल रही है। खालिस राजनीतिक लड़ाई भी है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को लेकर भी लड़ाई है। अजय आलोक, गलत तो नहीं कह रहा मैं?
नहीं, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। अभी इस पे ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इसमें राज्यों के लिए भी प्रावधान तो किया ही गया भाई कि आपको SDRF फंड को आप यूज़ कर सकते हैं लोगों को खाना देने के लिए, शेल्टर देने के लिए। अलग अलग सेक्टर्स को जितने प्रोविजंस किए गए हैं, सबके लोन लिमिट्स बढ़ाई गई हैं, MSME सेक्टर हो, चाहे आपका पावर सेक्टर हो, चाहे बाकी हो, तो क्या ये सब चीज़ उस राज्यों में काम नहीं कर रहे हैं? राज्यों की ये मंशा है कि उनको ग्रांट मिले और कोई गलत मंशा भी नहीं है। उस पर निसंदेह केंद्र ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। केंद्र ने उनके कर्ज लेने की सीमा बढ़ाई है, ये मांग भी सबसे पहले बिहार ने की थी कि हमारे कर्ज लेने की सीमा बढ़ाई। उनका GST शेयर कल से मिलना शुरू हो गया है। उम्मीद करता हूं कि राज्यों का GST शेयर पूरा मिल जाएगा। भाई किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए आपकी अर्थ तो मजबूत होनी चाहिए ना। राज्यों का रेवेन्यू गिर गया है, केंद्र का भी रेवेन्यू गिर गया है। बिहार में ही अप्रैल महीने में 82% की कमी की ग्रोथ दर्ज की गई है रेवेन्यू की। तो स्वाभाविक है कि जब तक हमारा पूरा GST का पैसा और अन्य सोर्सों से केंद्र सरकार, जैसे पहले SDRF का फंड हमें इस्तेमाल करने को उन्होंने इजाज़त दे दी है, लेकिन इसके अलावा केंद्र अपनी आर्थिक स्थिति देख के अगर इसमें निर्णय लेता है, राज्यों को कुछ ग्रांट भी देता है अपनी तरफ से, तो निसंदेह राज्य से और मजबूत होंगे। उसमें दिक्कत कहाँ है? ये 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है, ये आत्मनिर्भर बनाने का पैकेज है उन सब उद्योगों को जो आज किसी न किसी की तरह से मंदी की मार झेल रहे हैं। तो किसी को क्रेडिट लाइन बढ़ाया गया है, किसी की लोन की सीमा बढ़ाई गई है, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके लिए भी लोन का प्रावधान किया गया है, छोटे छोटे रेडी और बाकी लोग को भी 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार लोन तक की सुविधा दी गई है। तो हर एक का मकसद अलग है, लेकिन अगर आप इसको कम्युलेटिव तरीके से पक्ष विपक्ष की लड़ाई बना देंगे तब तो लड़ाई कभी हो ही नहीं पाएगी कोरोना से। तो वो तो वही तो हो रहा है, सब भूल के हम लोग को कोरोना वही तो हो रहा है। और आपने जो 20,97,000 करोड़ के पैकेज की बात की, मैं एक बयान मुझे याद आ गया तो मैंने आज वो चलाने का मेरा मन किया। वो आपको ध्यान होगा ना, प्रधानमंत्री मोदी गए थे बिहार और लोगों से पूछा था बाकायदा कि 60 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़ कितने का पैकेज दूं आप लोगों को। तब नीतीश कुमार ने क्या कहा था? उसके बाद आज के पैकेज जो ये 20,97,000 करोड़ का है, उस पर आपकी एक और टिप्पणी चाहूंगा। पहले ये सुनाता हूं मैं दर्शकों को। पैकेज मिलेगा और आज वो हाइप बनाने की कोशिश हो गई, सबको लग रहा करोड़ मिल गया। ये वैसे ही है जैसे सबको लगा कि 15 से 20 लाख रुपया हमको मिल ही जाएगा चुनाव के बाद। ये वैसा ही है, इसी टाइप का है ये, वही है ये। तो इस प्रकार से कोई पैकेज नहीं है, ये सब पैकेजिंग कर देना, सपना दिखा देना। और मुझको तो लगता है कि बोलने में माहिर हैं, क्या कि वो जानते हैं कि बोलने में क्या जाता है। अजय आलोक, 20,97,000 करोड़ के पैकेज पर क्या कहेंगे? 30 अगस्त 2015 का भाषण आप मुझे आज 21 मई 2020 में सुना रहे हैं और उसके बाद आप मेरी टिप्पणी जानना चाह रहे हैं, तो मुझे हंसी आती है। अच्छा, कि आपको लगता है कि ये देख के मैं मतलब आपके लिए 125 करोड़ का पैकेज था, तब आपको लगा कि ये ख्याली पुलाव है। देश को 20,97,000 करोड़ का पैकेज मिला, वो माकूल लग रहा है। आपको लग रहा है गलत चीजें दिखा रहा हूँ। सुनिए तो सही। हाँ, अभी आप सुनिए तो संदीप जी, आप इतने व्याकुल क्यों जाते हैं? मैं व्याकुल बिल्कुल नहीं हूँ। हम उस वक्त उनके विरुद्ध में, हाँ, तो हम उसके विरुद्ध उनके चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। ये पैकेज उन्होंने हमारे पे आर्थिक शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया था। अच्छा, तो हम उसका क्या करते? हाँ। 15 के चुनाव के बाद इसी प्रधानमंत्री के साथ बैठ के 1.25 लाख करोड़ रुपया हमने निकाला। आज उस 1.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट में से हल्दिया पाइपलाइन वाली जो प्रोजेक्ट है, उसमें 45,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं। हमने हाईवे के लिए भी पैसे लिए, हम विपक्ष में ही थे, बीजेपी के साथ अलायंस नहीं हुआ था, लड़ के हमने अपना 1.25 लाख करोड़ ले लिया। इसलिए मुझे ये 20 लाख करोड़ भी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये 20 लाख करोड़ में भी बिहार के जितना चीज होगा, मुख्यमंत्री ने दिन भर बैठ के सघन बैठक की है। अभी मैंने 3 अहम सवाल उठाए हैं, एक पहलू पैकेज, उनको मैं रैप अप करवाना चाहूंगा। अभय दुबे स्क्रीन पर। अभय दुबे, तो मतलब लड़ाई आपस में है, विपक्ष और सत्ता पक्ष की लड़ाई है, या ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई है? और विपक्ष को अब सुधाई है क्या 2 महीने बाद कि भैया साथ मिलकर लड़ना होगा, वरना सुनवाई नहीं होगी हमारी बातों की? संदीप जी, गैर कांग्रेसवाद जो चला था, उसके बाद से भारत का विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। उसमें एकता होनी चाहिए, लेकिन एकता होने की कोई ना कोई संभावना है और नहीं एकता होने की
कोई ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं कि उसके बीच में एकता होगी। जब चुनाव के दौरान एकता नहीं होती तो दो चुनावों के बीच में एकता कैसे हो सकती? होना ये चाहिए था कि विपक्ष को आपस में कोरोना के सवाल पर एक कार्यक्रमगत एकता करनी चाहिए थी, संघवाद का सवाल उठाना चाहिए था। देखिए, केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू कर राज्यों के सारे अधिकार ले लिए हैं, और ये तथाकथित 20 लाख करोड़ से ज्यादा का जो पैकेज है, इसके अंदर थोड़ी राहत है और ज्यादातर स्पिन है, और स्पिन को हिंदी में मैं झांसा कहता हूं। सारे अर्थशास्त्री इस बात को समझते हैं, सारे जितने भी कारपोरेट सरबराह हैं वो कह रहे हैं कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, किसी की इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिमांड भी इससे पूरी नहीं हुई है, राज्यों की क्या खाके पूरी होंगी। वो तो टीवी के ऊपर और दुनिया के सामने जो ब्राउनी पॉइंट हासिल करने के लिए ये पूरा पैकेज जारी किया गया है। इस पैकेज से अर्थव्यवस्था को कोई किक स्टार्ट मिलने वाला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर विपक्ष कोई भी कार्यक्रमगत एकता कोरोना के सवाल पर नहीं करने के लिए तैयार है या करने में बहुत देर कर रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि क्यों लगातार प्रशासनिक और नीतिगत विफलताओं के बावजूद भी मोदी का वर्चस्व लगातार कायम है, भाजपा का वर्चस्व लगातार कायम है। ये सबसे बड़ी मोदी की खुशकिस्मती है कि ऐसे जमाने में वो राजनीति कर रहे हैं जब विपक्ष पूरी तरीके से कमजोर और बिखरा हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? ये आपकी अपने आप में एक स्ट्रेंथ है, ये आपको एक औजार हथियार दे रखा है, रणनीतिक एक एडवांटेज दे रखी है विपक्ष ने कि वो छितरा हुआ है, तो आपके लिए बिल्कुल साफ रास्ता है। देखिए, अभय दुबे जी की बात से वे विनम्रता के साथ पूर्णतः मतभेद रहे। उनका ये कहना कि तमाम प्रशासनिक और रणनीतिक विफलता के बाद भी मोदी जी को सफलता मिल रही है, मेरे विचार से उनका भी हो सकता है कि प्रशासनिक और रणनीतिक विफलता, तो मतलब क्या देश की जनता विवेक शून्य है कि वो प्रशासनिक और रणनीतिक दृष्टि से विफल होते हुए व्यक्ति को लगातार आगे करती जाएगी? ना, वास्तविकता यह है कि कहीं पर अगर उन्हें कोई कमी भी नजर आ रही, सरकार पूरी संवेदनशीलता से उस पर तत्काल प्रतिक्रिया करती है, और जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं उनके जो स्तर है वो जनता को बहुत साफ दिखते हैं। अभी देखिए, उदाहरण के लिए अभी तिवारी जी जो शिवसेना के प्रतिनिधि, उन्होंने क्या बोला, जब बस चली थी 2 दिन बाद ट्रेन चली थी, सारा हल्ला लगाया था कि ट्रेन क्यों नहीं चल रही, बसों से कितने लोग जाएंगे। जब ट्रेन चल गई तो बस चलनी चाहिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, संदीप जी बताइए, आपने कभी देश के इतिहास में सुना है कि राज्य परिवहन निगम की बसें किसी प्राइवेट पार्टी के द्वारा चलाई जा रही? बता दीजिएगा कोई उदाहरण। अच्छा, चलिए, कांग्रेस सेवा भाव से कार्य करना चाहती थी, तो मैंने सुना था कांग्रेस सेवा दल भी होता था, वो कहां चला गया? सेवा दल सेवा करता नजर नहीं आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी नजर आ रही है। पर सेवा आप भी कर रहे हैं ना बहुत, सुधांशु त्रिवेदी, सेवा आप भी बहुत कर रहे हैं। सोनिया गांधी पर एफआईआर कर दी कर्नाटक में, कर्नाटक बीजेपी शासित राज्य है। एक मिनट सुनिएगा और दर्शकों को बता दूं ट्वीट क्या था जिस पर एफआईआर हो गई। इफ द प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ माइग्रेंट्स, रिपैट्रिएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम अब्रॉड और प्रोवाइडिंग अ फाइनेंशियल स्टिमुलस, व्हाट इज इट बीइंग यूज्ड फॉर? कि प्रधानमंत्री केयर फंड जो है वो मजदूरों के जाने का, घर जाने के इंतजाम या विदेश से जो लोग आ रहे हैं या राहत पैकेज देने में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो किस लिए हो रहा है? इस पर एफआईआर हो जाएगी। राजनीति इस लेवल पर आ गई। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितना बड़ा नेता, जितनी बड़ी पार्टी, दायित्व उतना बड़ा। सोनिया गांधी जी भारत की राजनीति की सबसे वरिष्ठ नेताओं में से, मतलब इस पर एफआईआर हो जाएगी। बात तो सुनिए ना। हाँ। ये बताइए, प्रवासी मजदूरों को जाने के लिए 85% किराया केंद्र सरकार बैन कर रही है कि नहीं? सारा का सारा राशन के ऊपर, बगैर राशन कार्ड धारकों को पूरा अन्न सेंट्रल पूल से मिल रहा है कि नहीं? बताइए। और मतलब एफआईआर हो जाएगी। राजनीतिक संवाद, विपक्ष और सत्ता पक्ष में राजनीतिक संवाद का आलम यह है, अब सीधे एफआईआर हो जाएगी। मुझे बताइए इसमें आपत्तिजनक क्या है? फिर एफआईआर, अब कांग्रेस के राज्यों में भी एफआईआर बहुत सारी हो रही हैं आपकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखने वाले लोगों के साथ। संदीप जी देखिए, उसके तकनीकी पक्ष क्या है वह कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि बता सकता, परंतु एफआईआर की बात नहीं, पहली नजर में बताइए, ये जायज लगता है आपको? सुनिए, आप संदीप सिंह या लल्लू पे आप एफआईआर दर्ज कर देंगे कि बस घोटाला किया है, ये फर्जीवाड़ा है। अब एफआईआर न्यू नॉर्म हो गया क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ? देखिए, सब अपनी अपनी बात कहना चाहूंगा। अरे, सोनिया जी के संसदीय क्षेत्र का एमएलए तो कह रही है कि फर्जीवाड़ा कर रही कांग्रेस पार्टी, तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। वो तो अंदरूनी बात हो गई। दूसरी बात, संदीप जी, ये वही कर्नाटक है ना
जहां हुबली मैदान में झंडा फहराने के लिए उमा भारती पे एफआईआर हो गई और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, कर्नाटक की पुलिस चली गई गिरफ्तार करने। तो मतलब वही काम आप कर रहे हैं ना? ना राष्ट्रीय ध्वज फहराने पे एफआईआर, याद करिए। मतलब पीएम केयर फंड के बारे में कुछ पूछ लो, एफआईआर। इतिहास में कोई जगह बताइए जहां राष्ट्रीय ध्वज सार्वजनिक स्थल पर फहराने पे एफआईआर हो गई। तो मतलब यहां पर ये कह रहे हैं पवन खेड़ा, सुधांशु त्रिवेदी की जैसी करनी वैसी भरनी, आपने किया अब आप भी भुगतो। देखिए, उस वक्त क्या स्थिति थी हुबली की, क्या उल्लंघन था, वो अलग इश्यू है। ये तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप जो पैसा इकट्ठा कर रहे हो कहां खर्च हो। आज उसका उत्तर मिल गया। वायर की एक स्टोरी अभी अभी आई है, जो वेंटिलेटर्स की कंपनी, किसकी कंपनी है जिसने वो 10 लाख का सूट प्रधानमंत्री को दिया है, जो कंपनी अभी घेरे में आ गई है सवालों के। तो ये प्रश्न तो आपसे पूछे जाएंगे और प्रश्नों के उत्तर आपके पास नहीं है, आप घबराए हुए हैं। कोई बात नहीं, आप जितनी एफआईआर करानी कराइए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा फर्ज है कि हम प्रश्न पूछेंगे। आपने कहा राजस्थान की परिवहन निगम की बसें, वसुंधरा जी से पूछिए उन्होंने क्यों ये लिखवाया था हर प्राइवेट बस से, जरा उनसे पूछिए। वो स्कैम भी किसी दिन खुलेगा। तो बोलने से पहले पूछ लिया कीजिए कि आपकी सरकार ने राजस्थान में क्या किया था परिवहन विभाग। सारी बसें कांग्रेस के खर्चे से वहां आई थी, कोई राजस्थान सरकार की बसें नहीं थी। ये आप नहीं, पर आप अगर सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर पर इतने उत्तेजित होते हैं पवन भाई, तो आप भी तो एफआईआर करते हैं। सोनिया गांधी पर कोई हमला कर दे, कोई टिप्पणी कर दे, तो देश के अलग अलग इलाकों में एफआईआर हो जाती है। संदीप चौधरी जी, हम उत्तेजित होते हैं तो मजदूरों की स्थिति को देखकर। उनके लिए लड़ते लड़ते अगर जेल भी चले जाएंगे तो उत्तेजित आप होंगे, हम नहीं होंगे। तो ये मत कहिए हम उत्तेजित हो रहे हैं कि सोनिया गांधी जी पर एफआईआर हो गई है। ये पार्टी बहुत त्याग दे चुकी है, बहुत बलिदान देना जानती है, इसलिए इनको ये जो इनके बस आए इनको मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने पर देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज होती है ना, तो सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज होगी तो आपको पीड़ा होगी। चौधरी जी, हाँ, अगर कोई एंकर किसी पार्टी का भोंपू बनकर समाज में तनाव फैलाने का काम करे अपनी न्यूज के जरिए, तो उसके लिए कानून अपना रास्ता तय करेगा। वो जीत जाए, हार जाए। आप अलग अलग वर्गों के बीच में वैमनस्य पैदा करके दंगे की स्थिति पैदा कर दें, झूठ फैलाकर, अफवाह फैलाकर, और अपने आप को पत्रकार कहें। लानत है ऐसी पत्रकारिता पर। अभय दुबे, इससे पहले कि मैं अजय आलोक और एके वाजपेयी पर जाऊं, अभय दुबे स्क्रीन पर। अभय दुबे, मतलब बहुत ही खतरनाक राह पर हम चल रहे हैं क्या? राजनीतिक विद्वेष, संवाद तो हो नहीं रहा, विद्वेष का ये आलम अब एफआईआर दर्ज होंगी। मतलब अगर भविष्य में मैं झांकूं ऐसे ही चलते रहे तो कल कुछ राज्य कांग्रेस के हैं वो बीजेपी वालों पर एफआईआर करेंगे, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बहुत से राज्यों में सरकार है, वो दूसरों पर एफआईआर करेंगी। एफआईआर करने का अब खेल शुरू हो जाएगा। संदीप जी, न्यूज 24 के मंच पे ही हम लोग कई बार इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र की क्वालिटी में बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है। नेताओं के बीच में, पार्टियों के बीच में आपसी संवाद बिल्कुल नहीं है। किसी भी किस्म की कोई सहिष्णुता नहीं है, कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और बिल्कुल संसद के भीतर भी बहुत तल्खी है, संसद में जब बहस होती है उसमें भी बहुत तल्खी होती है, और बाहर जो राजनीति होती है उसके अंदर भी बहुत तल्खी होती है। तो ऐसे में ये एक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इट्स न्यू लो, ये एक नई गिरावट है। इसमें एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर करना वगैरह सब ये चल रहा है। और इसी स्थिति में धीरे धीरे लोकतंत्र का जो हमारे जो इंटरनेशनल इंडेक्स है उसमें भारत बिल्कुल तलछट में चला जाएगा। नहीं, एफआईआर भी किस बात पर? ये ट्वीट में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। या लल्लू जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, भाई बस ला रहे हैं, उसमें कुछ गलतियां गड़बड़ियां अगर निकल गई तो एफआईआर हो जाएगी। संदीप सिंह निजी सचिव हैं प्रियंका वाड्रा के, एफआईआर हो जाएगी। हर कोई एफआईआर करने लगा। लड़ाई शुरू की संदीप जी, एक मिनट। हाँ। केंद्र सरकार ने जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरू की उसके बाद उसने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू कर दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू करते ही राज्यों के अधिकार जो थे कोरोना से लड़ाई करने के उनके हाथ से पूरी की पूरी पहलकदमी केंद्र सरकार के पास चली गई। राज्यों के पास केवल एक संक्रामक रोग अधिनियम था जो बिल्कुल बेकार हो गया, वो निष्प्रभावी हो गया उसके मुताबिक। तो इस वक्त केंद्र बनाम राज्य की जो स्थिति है और राज्यों में जो विपक्षी सरकारें हैं उनके मुकाबले बीजेपी की केंद्र सरकार के मुकाबले जो टक्कर की स्थिति है उसकी जड़ में एक ये कानूनी पहलू भी है
केंद्र जितना चाहता है तब राज्यों को अधिकार देता है, चाहे वो ट्रेन चलाने के बारे में हो, चाहे वो जोन बनाने के बारे में हो, राज्यों से बिना पूछे सारी कार्रवाई करता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो विपक्ष की राज्य सरकारें हैं और विपक्ष की पार्टियां हैं, केंद्र के खिलाफ संघवाद के प्रश्न पर कोई भी कार्यक्रमगत एकता कर पाने में नाकाम रही है। ये है पूरी परिस्थिति का बहुत ही दुर्भाग्यजनक पहलू। इसकी वजह से केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा विपक्ष की आवाज को दबाने का मौका मिलता है। बिल्कुल, विपक्ष अगर साथ में, विपक्ष का काम होता है एक्सपोज अपोज द गवर्नमेंट ऑफ द डे, पर विपक्ष छितरा हुआ है। यही सवाल मैं पवन खेड़ा से लगातार पूछ रहा था और मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा। ये अब सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो आप बैठक की बात करने लगते हैं, अब सबको आपने बुला लिया। ये बैठक पहले क्यों नहीं हुई? संक्रमण काल है, संकट काल है, आपकी बात की सुनवाई नहीं हो रही, आप ये बात लगातार कह रहे हैं, तो मिलकर जुलकर एकजुट होकर आप क्यों नहीं पहले तैयार हुए? पवन खेड़ा। संदीप चौधरी जी, पहली बात तो ये एफआईआर आज हुई है, बैठक की तैयारी पहले ही हो चुकी थी, घोषणा पहले ही हो चुकी थी, तो ये दोनों चीजों को जोड़िए मत, गलत है ये। नंबर 2, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम राज्य सरकारें बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, बहुत ज्यादा व्यस्त थी, मशगूल थी, कोविड की लड़ाई, लॉकडाउन, प्रवासियों की स्थिति इत्यादि। तो उस वक्त उनको बैठक में बुलाना, जबकि वो अपने काम में व्यस्त हो, मुझे नहीं लगता वो उचित था। अब जब पहला चरण कोविड का, और मैं उम्मीद करता हूं ये अंतिम चरण था और उसके बाद भारत पर से मुसीबत उठ जाएगी, वो समाप्त लगभग हो रहा है, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था खुल रही है, शहर खुल रहे हैं। अब जरूरी है कि आगे का रास्ता, स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की, उसकी बैठक नहीं होने दी जा रही। पूरे विश्व में ये सब काम चल रहे हैं, सिर्फ भारत में भारत सरकार ने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज की बैठक नहीं होने दी है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, आगे कैसे यात्रा होगी इस देश की, यहाँ की अर्थव्यवस्था की, यहाँ के गरीब मजदूर किसान की, उन सब पे चर्चा करनी आवश्यक है। ये ऐसी सरकार से हम जूझ रहे हैं जो 26 जनवरी की झांकी तक, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। क्या कोरोना संकट ने विपक्ष को एकजुट होने का मौका दे दिया है? अरे भाई, हम तो मनाते हैं कि विपक्ष एकजुट हो जाए। कल ही आप देख लीजिएगा 3 बजे कितने एकजुटता हो पाती है। हाथ कंगन को आरसी किया, एकजुट कैसे होते हैं? उसके लिए न्यूक्लियस होना जरूरी होता है ना, तब ना सेल बनेगा। दुर्भाग्य से कांग्रेस को कोई न्यूक्लियस मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जानती है, सारी विपक्षी दल जानते हैं इस चीज़ को, कि कांग्रेस को फिर से वापस सेल बना दिया तो ये जितने छोटे छोटे दल हैं उनको कांग्रेस फिर से निगल जाएगी, जैसा कांग्रेस हमेशा प्रयास करते रही है पिछले 40 वर्षों से। तो ये अविश्वास आपस में है इन लोगों का, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, नहीं ये हमारी खुशकिस्मती भी नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस की दुर्भाग्य है, कांग्रेस की बदकिस्मती है, तो उस पर किसी को विश्वास ही नहीं होता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। कुछ दिन के बाद डीएमके के भी सुर बदल जाएंगे, वो आईएसआर के सुर आप सुन ही चुके हैं। तो इसमें हमारा क्या रोल है? कल आप देख लीजिएगा संदीप जी, 3 बजे कौन कौन पहुंचता है मीटिंग में, कौन कौन नहीं पहुंचता है। सुधांशु त्रिवेदी, जो ये मीटिंग हो रही है, क्योंकि आप राजनीति के बड़े बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वर हैं, जो ट्रेंड्स आती हैं, देखिए उद्धव ठाकरे का आना सोनिया गांधी की बैठक में, शरद पवार आ रहे हैं, बड़ी खबर नहीं है, ममता बनर्जी भी आ रही है, तेजस्वी आ रहे हैं, वो इतनी बड़ी खबर नहीं है, ममता बनर्जी भी आ रही हैं, और ममता बनर्जी पर लगातार आपकी पार्टी हमलावर है। और कहीं ना कहीं जब भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का जिक्र आए, हिंदू मुसलमान करने से आप भी पीछे नहीं आते। ममता बनर्जी भी वो खेल करती हैं, ममता बनर्जी भी माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं, लेकिन आप भी हिंदू मुसलमान करने से पीछे नहीं आते। ट्रेनों से मजदूरों को अपने घर, अपने राज्य वापस ले जाने की बात पर भी आप ही के एक और सहयोगी सम्मित पात्रा ने क्या कहा, इस सवाल का आप जवाब दें, उससे पहले बयान सुनिए सम्मित पात्रा ने क्या कहा था। कि जहां तक टीएमसी है वो इसमें भी एक कम्युनल एंगल देख रही है श्रमिकों को लाने में। अजमेर दरगाह से ट्रेन करके वहां से श्रमिकों को ले आती है। जो बंगाल के लोग अजमेर दरगाह में फंसे थे, वहां से तत्कालीन परमिशन देके ट्रेन करके अजमेर दरगाह से लोगों को ले आती है। किंतु बाकी जो बंगाल के लोग अन्य जगहों में फंसे हुए। तो सुना सुधांशु, तो ऐसे में
जो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति है, ये भी एक फैक्टर हो रहा है कि विपक्ष साथ आ रहा है। ममता बनर्जी रिलक्टेंट थी, उद्धव ठाकरे भी नहीं दिखे थे अभी तक सोनिया के साथ। देखिए, विपक्ष के एक होना और ममता जी दोनों विषय पर उत्तर देता हूं। अभी आपके ही इस कार्यक्रम के पहले सेगमेंट में जब आपने पवन खेड़ा जी से पूछा था तो उनका स्वाभाविक सहज पहला वाक्य क्या निकला था? जब आपने कहा विपक्ष क्यों नहीं हो रहा तो उन्होंने कहा अभी कौन सा चुनाव है। बहुत साफ है कि केवल चुनाव के लिए एक होना था, बाकी सकारात्मक मुद्दों पर विपक्ष में कोई एकता हो ही नहीं सकती है। जहां तक ममता बनर्जी जी की बात है, कोई मुख्यमंत्री अगर एलानिया कहा हो कि प्रधानमंत्री का फोन आया, मैं बात ही नहीं किया, तो जो ये कहे कि प्रधानमंत्री का फोन नहीं रिसीव करते, अब उनके बारे में क्या कहा जाए। और सांप्रदायिक मामले पे जो कुछ पश्चिम बंगाल में है वो सब बातें अपनी जगह है, उसको हम डिबेट को उस तरफ नहीं ले। नहीं, मजदूरों को ले जाने में भी हिंदू मुसलमान खोज लेते हैं ना। आप मजदूरों पे आ रहे हैं। देखिए, आपने जो बात कही, यहां समस्या जानते क्या है? पार्टी पॉलिटिक्स की समस्या नहीं है, यहां समस्या कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति ही। राजस्थान से बस आनी है तो अशोक गहलोत से नहीं लेटर लिखवाना है, उनको बौना साबित करके ही प्रियंका जी को बड़ा साबित करना है। तो अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल को छोटा साबित करना है, तब बड़ा उनको दिखाना है। इसलिए राज्य सरकार पत्र नहीं लिख रही है। एक मात्र उदाहरण है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बाकी पूरे भारत में एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार को लिख रही है। विवाद भी हो जाए कोई बात नहीं, महाराष्ट्र से नांदेड़ से बसें गई और पंजाब की सरकार ने भी आरोप लगाया, दोनों एक ही पार्टी, कोई बात नहीं, होता है, समस्याएं हैं, सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। तो आप पत्र लिखते तो आप कहते कि मिसयूज हो रहा है सरकारी मशीनरी का, तो कम से कम झूठ मत फैलाइए। सुधांशु जी, आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप झूठ फैलाएंगे। नहीं, मैं बसों से आगे, ये हिंदू मुसलमान की भी राजनीति हावी रहेगी। ये कोरोना संकट, कोरोना काल ही मिलाया हमें हिंदू मुसलमान करने के लिए। तो यही तो हम कह रहे हैं कि किस तरह की चर्चा हो रही है आज। देखिए, कोरोना से सुनवाया ना संबित पात्रा का बयान। संबित पात्रा ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा, किस संदर्भ में कहा है, वो अलग बात है। पर वो किस संदर्भ में कहा? पकड़ के आप राज्यों वार, सिलसिलेवार हमला करेंगे। अपनी स्टेटमेंट में खुद कहा कि ममता अपीसमेंट करती है। हाँ, तो ये उसी से जुड़ा हुआ बयान है। मैं सबके बारे में, मैं सबके यहाँ पर बयान है। ये उसी से जुड़ा हुआ बयान है जो संबित का बयान है। देखिए, सवाल क्या है इस वक्त, विपक्ष एक होगा नहीं होगा, उससे हमें सरोकार नहीं है। विपक्ष को एक करने का हमको जिम्मेवारी नहीं है। हमको जिम्मेवारी है कि कोरोना से लड़ना है। हमको कोरोना की फिगर पहुंच गई है 1,22,000। कहा स्पेन, इटली सबसे अब आगे निकल आए हैं, तो उस पे चर्चा कराए ना। भी उस चर्चा विपक्ष को सहयोग उसमें भी एक चीज बता दूं और फिर अजय आलोक का भी कमेंट चाहूंगा। 11 मई से 19 मई, आज 21 मई है, कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीच में 9 दिन, और सरकार कहती है, हमें भी कहती है कि जो सरकार जारी करे आंकड़े वही आंकड़े आप दिखाइए। 9 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, हमें जानकारी नहीं दी जा रही, सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो, मीडिया को जानकारी नहीं होगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और चीजों में बिजी है लोग, और चीजों में बिजी किस तरह से लॉकडाउन खोलना है, किस तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन को उठाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजय आलोक, आप तो खुद डॉक्टर हैं और साइंटिस्ट पहले आते थे आईसीएमआर के, वो तो पहले 20 दिन बाद ही आना उन्होंने बंद कर दिया। कोरोना को लेकर हमारी गंभीरता नहीं दर्शाता है क्या ये? 9 दिन तक आप देशवासियों को, पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि क्या हो रहा है और क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग है सिचुएशन को लेकर। नहीं, देखिए संदीप, मुझे तो लग रहा है कि रोज दिन प्रेस विज्ञप्ति तो जारी कर रहा है। विज्ञप्ति हुई, मैंने ये नहीं कहा कि कोई केस कितने बढ़ रहे हैं। आप आकर सवालों के जवाब नहीं देंगे। अब ये वक्त है, हम 5वें नंबर पर आ गए दुनिया में। जानकारी बाय द वे बता दूं, 5वें से भी ज्यादा भयावह है। सिर्फ 3 ही देश में केस बढ़ रहे हैं, एक भारत में, एक चिली में, एक ब्राजील में। बाकी सब या तो स्टैग्नेंट हो रहे हैं या स्थिर हो गए। केस हमारी 3 जगह से बढ़ रहे हैं और फिगर विज्ञप्ति जारी की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज हो ये जरूरी नहीं है। एक कोई सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है कि वो जानकारी नहीं दे, और आज के समय में तो हर नागरिक इच्छुक है जानकारी के लिए कि हमारे क्या रेट है। तो वो अलग बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक इशू नहीं बनाना चाहिए। जब फिर करेंगे, जब, क्योंकि हर ऑफिसर अपने हिसाब से, बहुत अधिकारी, हाँ, जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब ऐसे में मेरा आखिरी सवाल, और शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं पवन खेड़ा, क्योंकि सवाल विपक्ष से जुड़ा हुआ है। विपक्ष, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, ना के बराबर है 2019 की लैंडस्लाइड विन के बाद
जो ये मोदी की बम्पर जीत हुई, 78 दिन तक तो आप बिना अध्यक्ष रहे, चीफ ऑपोजिशन पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पुरानी पार्टी दुनिया की, 78 दिन तक तो आप बिना अध्यक्ष रहे। अब क्या विपक्ष खड़ा होगा, चुनौती दे पाएगा मोदी सरकार को? मुझसे ज्यादा राजनीतिक इतिहास इस देश का जानते हैं, सुधांशु जी भी जानते हैं, अजय आलोक जी भी जानते हैं। संदीप जी, विपक्ष सिर्फ चुनावी नतीजों में दिखता हो और अगर उसमें नहीं दिख रहा तो है ही नहीं, ये मुगालता हम में से किसी को नहीं होना चाहिए। खास तौर पे सुधांशु जी को तो नहीं होना चाहिए, जो सिर्फ अडवाणी जी और अटल जी 2 सीटें जीत कर आए थे 84 के चुनाव में, और उसके बाद 5 साल के अंदर अंदर क्या हुआ वो सबको मालूम है। तो मुझे नहीं लगता हमें इस तरह की टिप्पणी भी करनी चाहिए कि क्योंकि चुनाव में 54 सीटें आई, 52 सीटें आई तो अब विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष देखे जाइएगा आप, धीरे धीरे आपको देश का मजदूर, किसान, जो व्यक्ति आज सरकार की गैर जिम्मेदाराना प्लानिंग से अफेक्ट हो रहा है जी, वो हम सबको खींच कर सड़क पर ला रहा है। तो वो आपको खींचकर सड़क पर ला रहा है, आप सड़क पर नहीं आ रहे थे। कहीं ना कहीं आप ये बात भी कबूल रहे हैं, लेकिन उम्मीद पर अभी विपक्ष कायम है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, सिर्फ 2.5 मिनट का ब्रेक है, और बाकी सभी वक्ताओं से अंतिम कमेंट ब्रेक के बाद। और अंतिम पड़ाव पर एक ही सवाल सभी मेहमानों से, AK वाजपेयी। सवाल बड़ा सीधा है, क्या कोरोना संकट ने, इस संक्रमण काल ने मौका दे दिया है विपक्ष को मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए? बिखरा हुआ था, अब एकजुट हो सकता है? देखिए, किसी भी स्वस्थ हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष जिम्मेवार होना चाहिए। देखिए, जो अभी कोरोना की लड़ाई से मामला निकला है, उससे मुझे कहने में ये कोई जरा सा भी परहेज नहीं है कि विपक्ष ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई है। देखिए, शुरू से ही, और खासकर कांग्रेस का शुरू से ये रहा है कि कोई ना कोई कमी निकालो। लॉकडाउन लगा दिया तो बगैर तैयारी के लगा दिया, लॉकडाउन खोल दिया तो क्यों खोल दिया? विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो नहीं, क्या करेगा? सवाल पूछे, लेकिन सवाल का समय तो देखें। अब हम युद्ध में जा रहे हैं, युद्ध चल रहा है, और उससे पहले अगर सलाह नहीं ली जाएगी, अजय आलोक, अगर सलाह नहीं ली जाएगी, सर्वदलीय बैठक नहीं होंगी, तो विपक्ष पूछेगा ना। उसके बाद तो पूरा समर्थन मिला है, उसके बाद कौन से मीन मेक हुए? मीन में कितने हुए ये आप भी जानते हैं, सवाल भी आप ही उसके बाद उठाते रहे। 2 महीने विपक्ष की बात सुन के डिबेट करवाते रहे। आनंद विहार क्यों हुआ दिल्ली में, इसका जवाब विपक्ष ने नहीं दिया। महाराष्ट्र में बांद्रा क्यों हुआ, विपक्ष ने जवाब नहीं दिया। तबलीगी जमात को समर्थन क्यों हुआ, विपक्ष ने जवाब नहीं दिया। ट्रेनों को बेलने के बाद शिवसेना की बात कर रहे थे, जरा आप बताइए तो। नहीं, ये तबलीगी जमात तो बड़ा फेवरेट टॉपिक हुआ था। ट्रेन भेजने की जिम्मेदारी जमात, ये तबलीगी लोग आ गए, निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के पीछे मरकज है, और वहां पर जाकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मिल जाते हैं मौलाना साहब से। 28 मार्च की रात को 2 बजे, आज तक मौलाना साहब कहाँ है ये पता नहीं लगा, ये लोग आ कैसे गए ये पुलिस को पता नहीं लगा। सवाल विपक्ष से पूछेंगे, सरकार से मत पूछो। नहीं, बिल्कुल सरकार से पूछिए। विपक्ष को भी तो ये सवाल पूछना चाहिए कि मौलाना साहद कहाँ हैं, क्यों नहीं विपक्ष नहीं, मतलब विपक्ष से सरकार में पुलिस किसके मातहत है? तबलीगी के बारे में विपक्ष की, भाई 1 मिनट संदीप जी, तबलीगियों के बारे में बोलने में विपक्ष की जबान पे ताला क्यों लटक जाता है? मेरा कहने का मतलब ये, उन्हें पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? मेरा सवाल ये है, अबे दुबे, क्या राजनीति का ऊंट करवट बदल रहा है कोरोना काल में, या ऐसे ही रहेगी राजनीति? विपक्ष बिल्कुल ऐसे ही तो नहीं लगता। देखिए, भारत में विपक्ष मनोबल के लिहाज से बहुत ही खराब हालत में है। सरकार का और नरेंद्र मोदी का और भाजपा का वर्चस्व इतना ज्यादा बढ़ चुका है, जैसा कि अभी आपने आदरणीय वाजपेयी जी के वक्तव्य से देखा। सरकार तय करना चाहती है कि विपक्ष कौन सा सवाल पूछे। सरकार ये भी तय करना चाहती है कि सवाल पूछने का समय कौन सा हो। यानी वो विपक्ष कुछ भी कर ले, उसके बारे में हमेशा यही कहा जाएगा, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी कोरोना के नाम पर, कभी विदेश नीति के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी अर्थव्यवस्था के नाम पर, कभी राष्ट्रीय एकता के नाम पर। तो आप ये कह रहे हैं, बीच में माफी से बीच में काट रहा हूं, वी कंप्लीटली रन आउट ऑफ टाइम। एजेंडा आज भी
प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, केंद्र सरकार ही सेट कर रही है, विपक्ष चुनौती अभी नहीं दे पा रहा है। आगे क्या होता है उस पर हमारी निगाह होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।